हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ सोशियोलॉजी चैप्टर जो कि एनसीईआरटी का है। आज इसमें हम क्या करेंगे? आज इसमें हम करेंगे क्लास 11 का जो समाज का बहुत दूसरा बुक है और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके साथ ही एथिक्स में बहुत सारे चीज़ों को लिखना पड़ता है जिनको एग्जाम्पल के लिए अपने ऑथर्स को मतलब इनके विचार देने होते हैं, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज इसको करते हैं हम। समाज का बोध, पश्चात समाजशास्त्री एक परिचय। तो मेरा नाम प्रिया है, आप जानते होंगे। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए चैनल से बने हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। तो स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र को कभी कभी क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुआ था और वहाँ विगत 300 वर्षों के क्रांतिकारी परिवर्तन ने वहाँ के लोगों के जीवन को निर्णायक रूप से बदल दिया था। समाजशास्त्र के अभ्युदय में 3 क्रांतिकारी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण हाथ है, जैसे ज्ञानोदय, वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति। इस प्रक्रिया में केवल यूरोपीय समाज को ही पूरी तरह से नहीं बदला, बल्कि यूरोप के संपर्क में आने के कारण पूरे विश्व को भी परिवर्तित किया। इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के मुख्य विचारों पर प्रकाश डाला जाएगा। ये हैं कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम तथा मैक्स वेबर। समाजशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा के धारक के नाते इन्होंने इस विषय की नींव रखी। इनके विचार और सोच आधुनिक परिवेश में भी प्रासंगिक है। बेशक इनके सिद्धांतों की आलोचना हुई है और इनसे समय के साथ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। चूंकि समाज के बारे में बनी अवधारणाएं स्वयं अपने सामाजिक परिवेश में भी प्रभावित होती हैं। तो अतः हम अपनी चर्चा उन परिस्थितियों से प्रारंभ करते हैं जिनमें समाजशास्त्र का उदय हुआ। तो समाजशास्त्र का संदर्भ यूरोप का आधुनिक युग या आधुनिकता की वे तमाम अवस्थाएं जो आज हमारे लिए सहज स्वाभाविक बन चुकी हैं। यह सब 3 प्रक्रियाओं की देन है। ज्ञानोदय, विवेक का उदय मतलब एज ऑफ ऑरिजिन, एज ऑफ रीजन, और फ्रांसीसी क्रांति में निहित राजनीतिक संप्रभुता की खोज तथा अधिक उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन की अवस्था, जिनका उद्घाटन औद्योगिक क्रांति ने किया। चूंकि इस विषय पर पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में चर्चा की जा चुकी है, इसको आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ हम केवल इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बौद्धिक परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं ज्ञानोदय की। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए व मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाने गए इस नए दर्शन ने जहाँ एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशिष्टता का दर्जा दिया। विवेकपूर्ण व आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता ने मनुष्य को अपनी ही नजर में हमेशा के लिए बदल दिया। एकल मानव अब व्यक्ति बन गया, एक ऐसी हस्ती जो एक साथ ज्ञान का उत्पादन भी है और उपभोक्ता भी है। इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि भी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच था कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को जो पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया, जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार कर सकते थे, जो इस काबिल नहीं समझे गए कि उन्हें मानव का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि आदि मानव या बर्बर मानव कहा गया। चूंकि मानव समाज से मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसका युक्तिसंगत विश्लेषण संभव है। इस प्रकार के विश्लेषण के सहारे एक समाज में रहने वाले लोग दूसरे समाज को भी समझ सकते हैं। युक्तिसंगत को मानव जगत की परिभाषिक विशिष्टता का स्थान दिया जा सके, इसके लिए प्रकृति, धर्म, संप्रदाय व देवी देवताओं के महत्व को कम करना अनिवार्य था। आधुनिक युग के आने से पहले मानव जगत को जानने समझने के लिए लोग इन्हीं पर निर्भर थे। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानोदय या प्रबोधन मात्र को इस संभावना से वास्तविक यथार्थ में बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का हाथ है जिन्हें आज हम धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच व मानवतावादी सोच की संज्ञा देते हैं।
फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में व्यक्ति तथा राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की। मानवाधिकार के घोषणा पत्र में सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया तथा जन्म के आधार पर प्राप्त होने वाले विशेष अधिकारों की वैधता पर प्रश्न उठाया। उन्होंने व्यक्ति को धार्मिक तथा जमींदारी संस्थाओं के अत्याचारी शासन से मुक्त किया, जो फ्रांस की क्रांति के पहले वहाँ अपना वर्चस्व बनाए हुए थी। किसानों की जो अधिकतर सर्फ मतलब बंधक मजदूर एक कृषिदास थे, कुलीन वर्ग के जागीरदारों के चंगुल से आजाद करवाए गए। अधिकांश लोग करों को रद्द कर दिया गया। किसान जागीरदारों तथा चर्च या धार्मिक संस्थाओं को दिया करते थे। गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हकों व अधिकारों के धारक बने तथा उन्हें कानून और राजकीय संस्थाओं के समस्त समानता का अधिकार भी प्राप्त हुआ। राज्य को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का सम्मान करना पड़ा और राजकीय कानूनों किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकते थे। राज्य द्वारा संचालित क्षेत्र तथा सार्वजनिक घर-बार द्वारा संचालित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। सार्वजनिक व घरेलू क्षेत्रों की मर्यादा के अनुकूल कौन से सामाजिक संस्थान व गतिविधियां हैं, इस विषय पर नई मान्यताएं व नए विचार कायम हुए। उदाहरण के तौर पर धर्म तथा परिवार का अधिकांश भाग अब घरेलू और व्यक्तिगत क्षेत्र के अनुकूल माना गया, जबकि शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा को अब सार्वजनिक क्षेत्र के लायक माना गया। ध्यान रहे कि फ्रांसीसी क्रांति व आधुनिक युग के पहले शिक्षा घरेलू या व्यक्तिगत विषय था। इससे राज्य की कोई खास भूमिका नहीं थी। दूसरी तरफ धार्मिक व राजकीय संस्थान मिले-जुले थे और परिवार आज से कहीं ज्यादा सार्वजनिक था। साथ ही राष्ट्र राज्य को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया। अब इसे एक नई प्रभुत्व संपन्न हस्ती माना गया जिसके पास एक केंद्रीकृत शासन तंत्र है। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व आधुनिक राज्य के नए नारे बने। औद्योगिक क्रांति। आधुनिक उद्योगों की नींव औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। इसके दो प्रमुख पहलू थे। पहला, विज्ञान तकनीकी तथा औद्योगिक उत्पादन में व्यवस्थित प्रयोग, विशेषकर नई मशीनों का आविष्कार तथा ऊर्जा के नए साधनों का औद्योगिक कामों में उपयोग। दूसरा, औद्योगिक क्रांति ने श्रम तथा बाजार को नए ढंग से व बड़े पैमाने पर संगठित करने के तरीके विकसित किए, जैसा कि पहले कभी देखने में आया था। नई मशीनें की स्पिनिंग जेनी नाम की सूत कातने वाली मशीन ने औद्योगिक उत्पादक को बेशुमार रूप से बढ़ाया। साथ ही ऊर्जा के नए स्रोतों ने भाप से चलने वाले अ, इंजन के विभिन्न स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया को सुगम बनाया। इन्हीं प्रक्रियाओं ने विशाल कारखानों की नई औद्योगिक व्यवस्था व अधिक उत्पादन यानी बड़े पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण को जन्म दिया। अब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व के बाजारों में किया जाने लगा। इन उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल भी दुनिया भर में प्राप्त किया जाने लगा। इस प्रकार बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग पूरी दुनिया में छा गए। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुए और शहरी इलाकों में बसे उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की मांग को विस्थापित लोगों ने पूरा किया, जो ग्रामीण इलाकों को छोड़कर काम की तलाश में शहर आकर बस गए थे। कम तनख्वाह मिलने के कारण अपनी आजीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों का काम करना पड़ता था काम करना पड़ता था। आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी होने में मदद की। कस्बे और छोटे-छोटे शहर जनसंख्या निवास के कुछ स्थान बने। यहाँ ऊंच-नीच की विषमताओं में बटा विशाल जनसमूह थोड़े मगर सरल आबादी की भीड़-भाड़ भरे इलाकों में रहने लगा। अमीर व शक्तिशाली लोग शहरों में रहने लगे, लेकिन साथ ही मजदूर वर्ग के गरीब लोग भी उन्हीं शहरों में झुग्गी-झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों में रहने को विवश थे। आधुनिक शासन पद्धति के अनुसार राजतंत्र को स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों व व्यवसायों का नियंत्रण तथा सर्वांगीण विकास जैसे सार्वजनिक समूहों विषयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इन नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शासन तंत्र को नए प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। नए ज्ञान के लिए उभरती मांग सामाजिक विज्ञान और विषय विशेषकर समाजशास्त्र जैसी नई विधाओं के अभ्युदय व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये देख सकते हैं हम कार्ल मार्क्स के बारे में। 1818 में इनका जन्म हुआ था, 1883 में इनकी डेथ हुई थी। 5 मई 1818 को प्रशिया, जर्मनी के राइनलैंड नाम प्रांत में जन्म हुआ। इनका संपन्न उदारवादी वकील के पुत्र थे ये। और 1834 से 36 में बान विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन, तत्पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय के अध्ययन, जहाँ युवा हेगे
लियंस से प्रभावित हुए। 1841 में जेना विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट को शोध पत्र पूरा किया और 1843 में जेनी वॉन वेस्टफेलेन से विवाह कर पेरिस में बस गए और 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगेल्स से मुलाकात और जीवन पर्यंत मित्र बने रहे। 1847 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन द्वारा उनको संगठन, लक्ष्य तथा उद्देश्य का दस्तावेज तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह कार्ल मार्क्स तथा एंगेल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया। इसका प्रकाशन मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी नाम से हुआ। 1849 में देश निकाला हुआ और मृत्यु उपरांत इंग्लैंड में निवास हुआ और 1852 में एटिल ब्रूमायर ऑफ लुइया बोनापार्टा का प्रकाशन हुआ और 1859 में एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिक्स इकोनॉमी का प्रकाशन हुआ। 1867 में कैपिटल प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। 1881 में जेनी वॉन वेस्टफेलन की मृत्यु हुई और 1883 में मार्क्स का निधन तथा लंदन हाईगेट सिमेट्री में दफनाया गया इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ से ही समाजशास्त्र विचार मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के विकास के वैज्ञानिक अन्वेषण से जुड़े हुए हैं। इनके कारण विद्वानों ने इस विषय पर विवाद किया कि समाजशास्त्र नए औद्योगिक समाज का विज्ञान है। अनुभव को आधार बनाकर सामाजिक तौर तरीकों पर वैज्ञानिक विचार विमर्श तभी संभव हुआ जब आधुनिक औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। किसी भी समाज को समझने का आधार वहाँ के राज्य द्वारा तय की गई वैज्ञानिक सूचना बनी जो उनके सामाजिक संकाय द्वारा देख-रेख करती है। समाजशास्त्री सिद्धांत इसी चिंतन मनन का परिणाम है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे परंतु देश से निकाले जाने के कारण उन्होंने अपने अधिकतम समय ब्रिटेन में बिताया। उनके क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस से भी निकाल दिया गया। दार्शनिक न होते हुए भी उन्होंने दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया था। वे एक सामाजिक चिंतक और विश्लेषक थे। उन्होंने अत्याचार शोषण को खत्म करने की वकालत की। उन्हें विश्वास था कि वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा ही इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। उनकी प्राप्ति के लिए मार्क्स ने पूंजीवादी समाज की आलोचनात्मक विश्लेषण पर उनकी कमजोरियों को उजागर किया ताकि वह इस व्यवस्था का पतन हो सके। मार्क्स का कहना था कि समाज में आदिम चरणों में उन्नति की है। ये चरण आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवादी व्यवस्था तथा पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवाद मनुष्य के विकास का सबसे नवीनतम चरण है, लेकिन उनका मानना था कि बहुत जल्दी इसका स्थान समाजवाद ले लेगा। पूंजीवादी समाज में अलगाव की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई देता है। पहला, आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफी अलग-थलग पाता है। दूसरा, व्यक्ति से अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि पूंजीवाद की सामाजिक व्यवस्था के चलते आ रहे सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया है और यहाँ सभी आपसी संबंध ज्यादातर बाजार से परिचालित होते हैं और व्यवस्थित होते हैं। तीसरा, कामकाजी व्यक्तियों को एक बड़ा समूह स्वयं अपनी मेहनत के फल से वंचित है क्योंकि मजदूर का अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मजदूरों का कार्यप्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। पहले प्रशिक्षित दस्तकार का अपने श्रम पर पूरा नियंत्रण होता था। आज कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दिनचर्या का निर्धारण प्रबंधक करते हैं। अतः इन परिणामों के फलस्वरूप आज व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया है। अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए वो संघर्ष करता है और जहाँ वह आजाद तो है परंतु अलग-थलग है और अपने जीवन पर उसका नियंत्रण करने की तुलना में कम हो गया है। हालाँकि ये व्यवस्था शोषण तथा अत्याचार पर आधारित थी परंतु फिर भी मार्क्स का यह मानना था कि पूंजीवाद मानव इतिहास में एक आवश्यक तथा प्रगतिशील चरण रहा है क्योंकि इससे ऐसा वातावरण तैयार किया जो भविष्य में समान अधिकारों की वकालत करने तथा शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। पूंजीवाद समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा जो इसके शोषण के शिकार है, जो एक साथ मिलकर क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा इसे जड़ से समाप्त कर स्वतंत्रता तथा समानता आधारित समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था को कार्यप्रणाली को समझने के लिए मार्क्स ने राजनीतिक सामाजिक विशेषकर इसके आर्थिक रूप का गहन अध्ययन किया। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स की धारणा थी कि ये उत्पादन के तरीकों पर आधारित होती है। यह उत्पादन की विस्तृत प्रणाली है जिसका संबंध ऐतिहासिक काल से है। आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद की सब उत्पादन की व्यवस्थाएं हैं। सामान्य स्तर पर उत्पादन की व्यवस्था एक काल विशेष से जीवन की विशेषताओं को दिखाती है। विशिष्ट स्तर पर हम उत्पादन की व्यवस्था को एक इमारत की तरह ले सकते हैं। जैसे एक इमारत में एक आधार या नींव होता है जिस पर इमारत खड़ी होती है और फिर एक ढांचा जो इस नींव पर खड़ा किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ
पर नींव या अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है और इसमें उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। जहाँ उत्पादन शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के उन सभी साधनों से है जैसे भूमि, मजदूर, तकनीक, ऊर्जा के विभिन्न साधन। उत्पादन संबंध के अंतर्गत वे सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं। उत्पादन संबंध संपत्ति संबंधी भी होते हैं क्योंकि ये स्वामित्व अथवा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आदिम साम्यवाद में उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत मुख्यतः जंगली प्रकृति, जंगल, भूमि, जानवर इत्यादि आते हैं। इसमें तकनीकी के आदिम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे पत्थर के सरल औजार तथा शिकार के हथियार। उत्पादन संबंध सामूहिक संपत्ति पर आधारित थे। इस समय निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। शिकार तथा संग्रहण के आदिम तरीके मजदूर संगठन के रूप में थे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन के अनेक संबंधों पर आधारित होता है। इसी धरातल पर समाज की सभी संस्थाएं, सामाजिक संस्कृतियाँ तथा राजनीति एक दूसरे पर आश्रित है। अतः धर्म, कला, कानून, साहित्य तथा विभिन्न प्रकार के विश्वास और सोच जैसी संस्थाएं इसी अधिसंरचना के भाग है, जिसका निर्माण इस नींव पर किया गया है। मार्क्स का मानना था कि व्यक्ति की सोच और विश्वास ने उसी अर्थव्यवस्था को जन्म लिया है जिसका वे हिस्सा है। व्यक्ति अपनी जीवनचर्या कैसे कमाता है, इससे निर्धारित होता है कि उसकी सोच कैसी है। भौतिक जीवन को भौतिक जीवन सोच को आकार देते हैं, परंतु सोच भौतिक जीवन को आकार नहीं देते हैं। यह तर्क मार्क्स की समकालीन धारणा से बिल्कुल अलग था। उस समय यह प्रचलित था कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा सोचने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि विचार की दुनिया को आकार देते हैं। मार्क्स की ने आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव इतिहास में ये प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की नींव होते हैं। अगर हम ये समझ सके कि किसी तरह अर्थव्यवस्था कार्य करती है और किस प्रकार यह पहले भी बदलती रही है, तो हम ये सीख सकेंगे कि भविष्य में समाज में कैसे परिवर्तन आएंगे। परंतु इस प्रकार का परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? है मार्क्स का उत्तर क्या है? वर्ग संघर्ष द्वारा। तो वर्ग संघर्ष क्या है? मार्क्स के लिए व्यक्तियों को सामाजिक समूह में विभाजित करने का मुख्य तरीका धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता अथवा समान पहचान के बजाय उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में है। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं, वे स्वतः ही एक वर्ग निर्मित करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति के अनुसार तथा संपत्ति के संबंधों में उनके एक जैसे हित तथा उद्देश्य होते हैं, चाहे उन्हें इसकी पहचान उस समय ना हो। वर्गों का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है जो उत्पादन में सहायक शक्तियों की स्थिति में परिवर्तन तथा पहले से विद्यमान वर्गों के मध्य होने वाले संघर्षों के फलस्वरूप होता है। जैसे उत्पादन के साधन, उत्पादन तकनीक व उत्पादन के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है, जिसका परिणाम संघर्ष होता है। तो उत्पादन उदाहरण के स्वरूप क्या है? उत्पादन के पूंजीवादी साधन सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं जो नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होता है जिसका निर्माण सामंतवादी कृषि व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप हुआ है। सर्प तथा छोटे छोटे कृषकों को भूमि तथा आजीविका के पूर्ववर्ती स्रोत से बेदखल कर दिया गया। तत्पश्चात अपनी आजीविका कमाने के लिए वे नगरों में जाकर बसने लगे तथा कानून में पुलिस के दबाव के फलस्वरूप उन्हें नए बने कारखानों में काम करना पड़ा। अतः एक बृहद नवीन सामाजिक वर्ग का निर्माण हुआ जो संपत्ति विहीन था और जिन्हें अपनी आजीविका के लिए मजबूरी में काम करना पड़ता था। उत्पादन प्रक्रिया में साझे रूप से काम करने के कारण मजदूरों ने एक अलग वर्ग बनाया। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। उनका यह मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्य करने का कार्यक्रम भी था, वे मार्क्स तथा एंगेल्स ने अपने विचार स्पष्ट तथा संक्षेप में रखे। इनकी प्रारंभिक पंक्तियां घोषणा करती हैं कि प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मनुष्य के इतिहास को ढूंढते हुए उन्होंने बताया कि वर्ग संघर्ष की प्रकृति विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न है। आदिम के आधुनिक रूप में समाज के विकास कई भिन्न चरणों में हुआ और उन्हें प्रत्येक काल में शोषक तथा शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं। मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा, आजाद तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार तथा सर्व श्रेणी, प्रमुख तथा कारीगर, एक सदन में शोषक और शोषित एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे हैं। निरंतर कभी दबे रूप में, कभी खुले रूप में, युद्ध में। तो प्रत्येक स्तर पर मुख्य विरोधी वर्ग उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत पहचाने जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजी, फैक्ट्री, मशीनों, पूंजी इत्यादि बुर्जुआ वर्ग का अधिकार होता है। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग का उत्पादन के
सभी साधनों पर अधिकार समाप्त हो गया तथा पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में मजदूरों के पास जीवित रहने के लिए सिवाय श्रम को बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया था, क्योंकि उनके पास और कुछ बचा ही नहीं था। अगर दो वर्ग सिद्धांत, तो ये क्या है? अगर दो वर्ग सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी भी हो अगर दो वर्ग सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी भी हों तो वे स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते। संघर्ष होने के लिए आवश्यक है कि वे अपने वर्ग के हित तथा पहचान के प्रति जागरूक हो, साथ ही वो अपने विरोधी के हितों की पहचान के प्रति सजग रहे। इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत राजनीतिक गोलाबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं। इस प्रकार के संघर्षों में प्रभावशाली अथवा शासक वर्ग को उनके द्वारा उखाड़ फेंका जाता है, और जो पहले से शासित अथवा अधीनस्थ वर्ग होता है इसे ही क्रांति कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के तहत आर्थिक प्रक्रियाओं से विरोधों का जन्म होता है, जो आगे चलकर वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, परंतु आर्थिक प्रक्रियाएं स्वतः क्रांति का नेतृत्व नहीं करती हैं, बल्कि सामाजिक तथा राजनीतिक क्रियाएं भी समाज को पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती हैं। विचारधारा का होना एक मुख्य कारण है, क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध बहुत जटिल होते हैं। प्रत्येक काल में शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। यह प्रभुत्वशाली विचारधारा अथवा दुनिया को दिखने का नजरिया शासक वर्ग के प्रभाव तथा विद्यमान सामाजिक क्रम को न्यायसंगत ठहराया। तो उदाहरण के तौर पर प्रभावी विचारधारा गरीब व्यक्तियों का को सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे गरीब इसलिए नहीं है कि उनका शोषण अमीरों द्वारा होता है, बल्कि वो अपने भाग्य के कारण अथवा पिछले जन्म में अपने बुरे कर्मों द्वारा इत्यादि है। तो ये है उनका विचार, तो ये देख लेते पहले। तो क्रियाकलाप है, हालांकि इसे वर्ग कहा जाता है। क्या आप तथा आपके सहपाठी द्वारा बनाए गए समूह मार्क्सवादी अर्थ में वर्ग कहलाएंगे? इस दृष्टिकोण के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। क्या कारखानों तथा कृषि कार्य करने वाले मजदूर एक ही वर्ग संबंध रखते हैं? एक कारखाने में काम करने वाले मजदूर तथा मैनेजर क्या एक ही वर्ग से संबंधित है? क्या अमीर उद्योगपति अथवा फैक्ट्री के मालिक जो नगरों में रहते हैं उनके पास कोई कृषि भूमि नहीं है, तो एक ही वर्ग संबंध है? तो जैसे गरीब कृषक मजदूर जो गांव में रहता है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, एक जमींदार जो काफी जमीन का मालिक है, एक छोटा किसान जिसके पास कम भूमि, क्या वे दोनों एक ही वर्ग में संबंधित होंगे? यदि वे एक ही गांव में रहते हैं तो कि दोनों जमींदार हों, तो इन उदाहरण के स्तर में दिए कारणों को ध्यान पर सोचिए। तो कल्पना कीजिए कि उदाहरणों के दिए गए लोगों को अच्छी तरह लगने वाली कौन सी चीजें समान है, तो यह सोचिएगा। इमाल दुर्खिम के बारे में अब जानते हैं। 1858 में इनका जन्म हुआ था, 1917 में डेथ हुई थी। 15 अप्रैल 1858 में एपिनल में जन्म हुआ, जो जर्मन सीमा पर स्थित फ्रांस के लॉरेन प्रांत में था। वे एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार में से थे और उनके पिता, दादा तथा परदादा सब यहूदी पादरी थे। इन्हें प्रारंभ में धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। 1876 में पेरिस के एकोल नॉर्माल सुपेरिया में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए दाखिल हुए। 1887 में बोर्डियो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा के लेक्चरर नियुक्त हुए। 1893 में डॉक्टरेट शोध प्रपत्र डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित किया। 1895 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित किया। 1897 में फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जर्नल एनी सोशियोलॉजी का प्रारंभ और अपना प्रसिद्ध अध्ययन पत्र सुसाइड प्रकाशित किया। तो 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़े। 1913 में शिक्षा एवं समाजशास्त्र के नाम से जाना गया। 1912 में एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक प्रकाशित की और प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे आंद्रे की मृत्यु के सदमे के कारण वंश 59 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हालांकि प्रभुत्वशाली विचारधारा हमेशा सफल नहीं होती और उन्हें विरोधी विचारधाराओं अथवा वैकल्पिक वैश्विक दृष्टियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चूंकि प्रत्येक वर्ग में सजगता सतत रूप से नहीं पाई जाती है, अतः एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कोई वर्ग किस प्रकार से कार्य करेगा, इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः मार्क्स के अनुसार आर्थिक प्रक्रियाएं ज्यादातर वर्ग संघर्ष को जन्म देती हैं। हालांकि ये राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणत होता है। इमाम दुर्खइम को समाजशास्त्र के औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1913 में पेरिस में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर थे। रूढ़िवादी यहूदी परिवार में जन्मे दुर्खइम को रेबनिकल विश्वविद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेजा गया। 1876 में जब उन्होंने इकोल नॉर्माल सुपेरियर में प्रवेश किया, तब अपने धार्मिक अभिविन्यास के संबंध विच्छेद कर अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी वह
अनेक नैतिक पोषक का अपने उनके समाजशास्त्री चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसी भी समाज की मुख्य विशेषता उनकी नैतिक संहिताएं होती हैं, जो कि व्यक्तिगत आचरण को निर्धारित करती हैं। एक धार्मिक परिवार में अनेक कारण धर्म संबंधित धर्मनिरपेक्ष चिंतन उन्हें बेहद प्रिय था, जिसको वे विकसित करना चाहते थे। उनकी इच्छा की पूर्ति वे अपनी आखिरी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ में कर पाए। दुर्कheim के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति के ऊपर था। वे बंधन जो मनुष्य को समूहों के रूप में आपस में बांधते थे, समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थे। ये बंधन अथवा सामाजिक एकता व्यक्ति पर दबाव डालते हैं कि ताकि वह समूह के मानदंडों तथा अपेक्षाओं का अनुरूप हो। वह व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमानों को बाधित करते हैं तथा विविधताएं और छोटे दायरे में सीमित हो जाती है। सामाजिक क्रियाओं में विकल्पों को सीमित करने का आशय यह था कि सामाजिक व्यवहार का पूर्वानुमान संभव था, क्योंकि व्यवहार प्रतिमान के साथ होता था। इस प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमान को देखकर मानदंडों, संहिताओं तथा सामाजिक एकता को पहचान जा सकता था, उन्हें नियंत्रित करते थे। अतः दूसरे प्रकार की अमूर्त चीजों की अस्तित्व जैसे विचारों, मानदंडों, मूल्यों इत्यादि को मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान के अध्ययन से अनुभवी रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं, क्योंकि वे समाज में एक दूसरे से संबंधित है। दुर्कheim के अनुसार सामाजिकरण को आचरण की संहिता में पाया जा सकता है, जो व्यक्ति इस पर सामूहिक समझौते के तहत जबरदस्ती थोपे जाते हैं थे। यह जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में देखे जा सकते हैं। समाज की वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्कheim विकसित करना चाहते थे, वह नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा, नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के नियमों से बने हैं जो विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। दुर्कheim 1964 नैतिक संहिताएं विशेष सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी, अतः एक समाज की नैतिकता दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त थी। अतः दुर्कheim के अनुसार नैतिक संहिताओं के सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसमें समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिए तथा उनके यह बृहद उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। दुर्कheim की समाजशास्त्री दृष्टि। दुर्कheim की दृष्टि में समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में दो मुख्य विशेषताएं हैं। प्रथम, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना में भिन्न था। समाजशास्त्र अपने आप में अनन्य रूप से संबंधित था, जिन्हें उन्होंने उद्गामी स्तर अर्थात जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर कहा, जहाँ सामाजिक प्रघटनाओं का उद्भव हो सकता है। ये प्रघटनाएं उदाहरण सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म अथवा परिवार अथवा सामाजिक मूल्यों जैसे दोस्ती अथवा देशभक्ति इत्यादि है, जो कि एक जटिल समग्र में ही संभव है, जो कि अपने दूसरे अंगों से बड़ा है। हालांकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों द्वारा होता है। एक सामूहिक सामाजिक पहचान फुटबॉल अथवा क्रिकेट टीम में 11 मात्र 11 व्यक्तियों के समूह से अलग तथा अधिक होती है। सामाजिक पहचान जैसे टीम, राजनीतिक पार्टियां, स्टेट, गिरोह, धार्मिक समुदाय, राष्ट्र इत्यादि व्यक्ति के स्तर से नहीं अपितु अन्य वास्तविकताओं के स्तर से संबंधित होते हैं। यही वह उद्गम स्तर है जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। दुर्कheim के समाजशास्त्री दृष्टिकोण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसे भी अनुभवी विषय होना चाहिए था। यह वास्तव में एक कठिन दावा था, क्योंकि सामाजिक प्रघटनाएं अपनी प्रकृति में ही अमूर्त होती हैं। हम सामूहिक पहचान के रूप में जैन समुदाय अथवा बंगाली बोलने वाले समुदाय अथवा नेपाली या मिस्र राष्ट्र के समुदाय को देख नहीं सकते हैं। कम से कम हम उसी अ, हम उसी तरह सीधे रूप से नहीं देख सकते जिस प्रकार हम एक पेड़ या लड़का या बादल को देख सकते हैं। यदि सामाजिक प्रघटना छोटी हो तो भी जैसे एक परिवार अथवा नाट्य समूह, हम सीधे तौर पर उन व्यक्तियों को देखते हैं जो सामूहिकता का निर्माण करते हैं। हम सामूहिकता को नहीं देख सकते हैं। दुर्कheim की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस तथ्य को दर्शाती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्वों जैसे सामाजिक तथ्यों का विज्ञान हो सकता है, जो अवलोकन, अनुभवी के इंद्रियानुभवी और सत्यापनीय साक्ष्यों पर आधारित होती है। हालांकि व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित नहीं होता है, सामाजिक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के प्रतिमान में अवलोकित किया जा सकता है। नवीन अनुभवी आंकड़ों पर आधारित महत्वपूर्ण उदाहरण आत्महत्या, इनके द्वारा किया गया अध्ययन। हालांकि आत्महत्या का प्रत्येक अध्ययन विशिष्ट रूप से व्यक्ति तथा उनकी परिस्थितियों से संबंधित होता है, परंतु यह भी एक सामाजिक तथ्य है कि आत्महत्या की औसत दर समुदाय में हजारों की संख्या में होती है। अतः सामाजिक तथ्य का अवलोकन सामाजिक व्यवहार से और मुख्यतः सामाजिक व्यवहार के कुल प्रतिमानों से किया जा सकता है।
अतः सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं, वे व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं परंतु उनके आचरण को बाधित करते हैं। कानून, शिक्षा तथा धर्म जैसे संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं और सामाजिक तथा सामूहिक प्रतिनिधि निधान होते हैं, जिनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है। वे व्यक्ति विशिष्ट के लिए न होकर सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। मान्यताएं, संवेदनाएं तथा सामूहिकताएं सामूहिक मान्यताएं इसके उदाहरण हैं। समाज में श्रम विभाजन। अपनी पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्कहेम ने समाज के आदिम से आधुनिक के विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया है। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो समाज में विद्यमान थे। उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार सावयवी एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबी समूह है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रक्रिया में लिप्त रहता है। चूंकि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी बंधन समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, अतः इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णु नहीं होते हैं तथा समाज की किसी मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आंतरिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचरण को रोका जा सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति तथा समाज आपस में जुड़े हुए थे और उनकी आशंका रहती थी कि वह आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर सकता था। आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता सामूहिक एकता है और ये सदस्यों की क्षमताओं पर आधारित है। यह बृहद जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है जहाँ अधिकतर सामाजिक संबंध अवैयक्तिक होते हैं। इस प्रकार के समाज का आधार संस्थाएं होती हैं और इसका प्रत्येक घटक तथा इकाई अपने आप में स्वावलंबी न होकर अपने उत्तरजीवी की दूसरी इकाई अथवा समूह पर आश्रित होती है। पारस्परिक निर्भरता सामूहिक एकता का सार है, जहाँ व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है कि वे एक दूसरे से भिन्न आवश्यकताओं की आज्ञा ही नहीं देते, बल्कि उनके सामूहिक संबंधों तथा बहुविकल्पी भूमिकाओं को भी मान्यता प्रदान करते हैं। आधुनिक समाज के कानून दमनकारी न होकर क्षतिपूरक प्रवृत्ति के होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कृत्यों के सुधार लाना या उसे ठीक करना है। ठीक इसके विपरीत आदिमी समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वालों को सजा दी जाती थी, जो एक प्रकार से उसके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता था। आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्त शासन की कुछ छूट थी, जबकि आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त था। आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर समूह और संगठन बना लेते हैं, क्योंकि समूह एवं विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। अतः एक दूसरे से भिन्न तरह रहते हुए उनके सदस्यों के संपूर्ण जीवन को ग्रहण नहीं करते हैं। अतः विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न पहचान होती है। यह व्यक्ति को समाज की छत्रछाया से बाहर निकाल उनके प्रकार तथा भूमिका का निर्वाह करने में तथा अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करती है। चूँकि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान तथा शिक्षा की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए उनकी दूसरों के साथ अंतःक्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार के समाज में अवैयक्तिक नियम तथा विधानों की आवश्यकता सामाजिक संबंधों के नियंत्रण के लिए होती है। क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों का निर्वाह अधिक जनसंख्या में संभव नहीं है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्कहेम के चिंतन महत्व को दर्शाता है। एक सर्वथा भिन्न विषय को लेकर उसे नवीन वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने की कोशिश, जो इस प्रकार अनुभविक विधि संगत हो, जिस प्रकार वे सामाजिक तथ्य के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता पर परिचर्चा करते हैं, जिसकी जिसकी बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति सामाजिक एकता में होती है। इसके उद्देश्य तथा सामाजिक संबंधों में धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण में समाज समाजवाद को समाज में एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने की नींव डाली। अब पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में। 1864 में इनका जन्म हुआ था, 1920 में डेथ हुई थी। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट जर्मनी के एक पर्सियन परिवार में हुआ था। इनके पिता एक मजिस्ट्रेट तथा राजनीतिज्ञ थे जो राजशाही बिस्मार्क के अनुयायी थे। इनकी माता हेडेलबर्ग के विशेष उदार परिवार से संबंधित थी। 1882 में कानून की शिक्षा के लिए हेडनबर्ग गए थे। 1884 में गोटिजेन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1889 में डॉक्टरेट शोध
शोध पत्र पर एक कंट्रीब्यूशन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जमा किया और 1891 में हैबिलिटेशन शोध पत्र रोमन एग्रीरियंस हिस्ट्री एंड द सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ जमा किया। शिक्षण के लिए आवश्यक होता था। 1893 में मैरियान सिंटजर से विवाह हुआ। 1894-96 प्रोफेसर अर्थशास्त्र के रूप में पहले फ्रेबर्ग तथा बाद में हंडरबर्ग में नियुक्ति हुई। 1897 से 1901 में तंत्रिका भंग होने के कारण गंभीर रूप से बीमार, कार्य में असमर्थ रोम चले गए और शिक्षण के क्षेत्र में पुनः लेखन किया। 1903 में आर्काइव्स फॉर सोशल साइंस एंड सोशल वेलफेयर के सह संपादक बने और 1904 में अमेरिका भ्रमण द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म का प्रकाशन किया। 1918 में वियना में विशेष रूप से स्थापित समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभाला। 1919 में म्यूनिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के निधन हुआ और निधन 1920 में हुआ। इनकी मृत्यु के पश्चात ही इनके अधिकतर लेखन कार्यों का प्रकाशन तथा अनुवाद हुआ। ये हैं द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म 1930 में, फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी, मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1958, द इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1968। मैक्स वेबर जर्मनी में अपने समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे। सामाजिक तथा मानसिक तौर पर काफी लंबे समय तक बीमार रहने पर भी अपने पीछे समाजशास्त्री लेखन का एक अपूर्व भंडार छोड़ गए। उन्होंने कई विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा, परंतु मुख्यतः सामाजिक क्रिया, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र तथा शक्ति और वर्चस्व के विकास पर कार्य किया। वेबर के चिंतन का दूसरा विषय आधुनिक समाज में युक्ति संगत प्रक्रिया, विश्व के विभिन्न धर्मों का संबंध इस प्रक्रिया से है। मैक्स वेबर और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। वेबर ने तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। अतः यह विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से बहुत अलग था, जिनका उद्देश्य प्रकृति के नियमों की खोज था जो इस भौतिक विश्व को संचालित करते हैं। चूंकि सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक क्रियाओं से मुख्य सरोकार था तथा मानवीय क्रियाएं मुख्य विषयक अर्थों से संबंध होती है, अतः सामाजिक विज्ञान की पद्धतियां प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों से भिन्न होंगी। वेबर के लिए सामाजिक क्रिया में वे सब मानवीय व्यवहार सम्मिलित थे जो अर्थपूर्ण थे, अर्थात वे क्रियाएं जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबंध करता हो। सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का कार्य उन अर्थों को ढूंढना था जो कर्ता द्वारा समझे जाते थे। इस कार्य को पूर्णता देने के लिए समाजशास्त्री को स्वयं उस कर्ता के स्थान पर अपने आप को रखकर यह कल्पना करनी होती थी कि इनके अर्थ क्या है और क्या हो सकते थे। तथा समाजशास्त्र सुव्यवस्थित रूप से समानुभूति अर्थात ऐसी समझ जो अनुभूति पर आधारित न हो बल्कि अनुभूति के साथ समानुभूति हो, और समानुभूति को समाजशास्त्री इस अभ्यास से निकालते हैं। वह उन्हें सामाजिक कर्ताओं के विषयक अर्थों को समझने तथा उनके प्रेरकों को समझने में मदद करता है। वेबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष तथा जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की बात की, जिस सामाजिक विज्ञान को अपनाना था। सामाजिक विश्व की खोज मनुष्य के अर्थों, मूल्यों, समझ, पूर्वाग्रह, आदर्शों इत्यादि पर आधारित थी है। इस दुनिया के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को इन विषयक अर्थों को समझने के तथा उसका संपूर्ण वर्णन करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों को सदैव समानुभूति समझ को अपनाना पड़ेगा, और इसे अपनाने के लिए स्वयं उनके स्थान पर और जिनकी क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे हैं उन्हें रखना पड़ेगा। लेकिन यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से करना था, हालांकि यह विषयक मामला था। अतः समानुभूति समझ के लिए आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं तथा प्रक्रियाओं से प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विषयक अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक अभिलिखित करें। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्री दूसरों की विषयगत भावनाओं का वर्णन करे, ना कि परखे। वेबर ने इस प्रकार की वस्तुनिष्ठता को मूल्य तटस्थता का कहा है। समाजशास्त्री इस विषयक मूल्यों का ब्यौरा तटस्थ होकर इन मूल्यों के प्रति बिना
अपनी भावनाओं में बहें करते हैं। वेबर ने बताया कि यह बेहद कठिन था क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक समाज के सदस्य भी होते हैं और उनकी अपनी मान्यताएं तथा पूर्वाग्रह होते हैं। हालांकि उन्हें स्व अनुशासन के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। संकल्प शक्ति के अभ्यास जैसा उन्होंने कहा कि ताकि दूसरे के मूल्यों तथा विश्व दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए वे तटस्थ रहें। समानुभूति समझ के अतिरिक्त वेबर ने समाजशास्त्र के अन्य पद्धति शास्त्रीय उपकरण आदर्श प्रारूप की बात की। आदर्श प्रारूप सामाजिक घटना तथा तार्किक एक रूपी मॉडल है जो इसकी विशेष महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करता है। विश्लेषण में मदद के लिए बनाए गए अवधारणात्मक प्रारूप होने के कारण इसका निर्माण वास्तविकता को हूबहू दर्शाने के लिए नहीं हुआ है। आदर्श प्रारूप प्रघटना प्रारूपों को भी विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती है। उन्हें बढ़ा चढ़ाकर तो दूसरों को नजरअंदाज कर अथवा कमतर दिखाते हैं। व्यापक रूप से आदर्श प्रारूप को वास्तविकता के रूप समरूप होना चाहिए, परंतु इसका मुख्य कार्य अध्ययनपरक सामाजिक प्रघटना के मुख्य प्रारूपों को जोड़ने तथा विश्लेषण में सहायता करना है। आदर्श प्रारूप विश्लेषण तथा समझने में कितने सहायक हैं, इस तथ्य पर उन्हें जांचा जाता है, ना कि यह कि वे कितने यथार्थ अथवा विस्तार पूर्वक उनकी विवेचना करते हैं। तो विश्व के अलग-अलग धर्मों के नैतिक संबंधों अथवा अलग-अलग सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्था को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए वेबर एक आदर्श प्रारूप तैयार किया। इस इसी के संदर्भ में वेबर ने सुझाव दिया कि यूरोप में पूंजीवादी के आगमन और विकास के लिए कुछ प्रोटेस्टेंट इकाई वर्गों के मूल्यों की बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित किया था। वेबर ने पुनः आदर्श प्रारूपों का प्रयोग तीन विभिन्न प्रकार की सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया। वे है पारंपरिक, करिश्माई तथा तर्कसंगत वैधानिक। जहाँ पारंपरिक सत्ता का उद्भव प्रथा तथा प्रचलन से हुआ, वहीं करिश्माई सत्ता का उद्भव दैविक स्रोतों अथवा ईश्वर की देन में ढूंढा गया तथा सत्ता को तर्कसंगत वैधानिक आधारित भी उनका आधार कानून था। तर्कसंगत वैधानिक सत्ता का जिसका प्रचलन आधुनिक युग में भी देखा जा सकता है। नौकरशाही उनका प्रतीक है। नौकरशाही क्या है? नौकरशाही संगठन का वह साधन था जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। इसका अर्थ यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते हैं। जिसके अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था के रूप में नौकरशाही कर्मचारियों की शक्तियों को उनकी जिम्मेदारी की तुलना में प्रतिबिंबित करती है तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती है। नौकरशाही सत्ता की विशेषताएं क्या है? अधिकारों के प्रकार, पदों का सोपानिक क्रम और तीसरा है लिखित दस्तावेजों का विश्वसनीयता, कार्यालयों का प्रबंधन और कार्यालयीय आचरण। तो अधिकारियों का प्रकार क्या है? नौकरशाही के अंतर्गत कार्यालयीय क्षेत्राधिकार होते हैं जिनका संचालन नियम कानून तथा प्रशासनिक विधानों द्वारा होता है। नौकरशाही संस्थान के नियमित क्रियाकलापों का बंटवारा नियत रूप से सरकारी कर्तव्यों के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ वर्गों को आदेश अस्थायी रूप से दिए जाते हैं, परंतु उनकी जिम्मेदारियों के परिसीमित कर उनका जिम्मा योग्य अधिकारियों को दिया जाता है। चूंकि कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जाना होता है, अतः केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है जिनके पास उससे संबंधित योग्यताएं होती है। नौकरशाही में सरकारी पदाधिकारी स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वे उनके कार्यकाल के पश्चात भी बने रहते हैं। सोपानिक क्रम क्या होता है? अधिकारी तथा कार्यालय श्रेणीगत सोपान पर आधारित होते हैं, जहाँ उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों का निर्देशन किया जाता है। निम्न अधिकारियों के निर्णय में असंतुष्टता की स्थिति उच्च अधिकारियों की अपील की गुंजाइश रहती है। तो लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता क्या होती है? नौकरशाही व्यवस्था का प्रबंधन लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है तथा फाइलों को रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाता है। कार्यालय तथा ब्यूरो का निर्णायक तंत्र मिलकर निर्णय लेने के लगा है। यह सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र का भाग होता है तथा अधिकारियों के निजी जीवन से अलग होता है। कार्यालय प्रबंधन, चूंकि कार्यालय प्रबंधन विशिष्ट तथा आधुनिक क्रिया है, अतः यहाँ कार्य के लिए प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कार्यालयीय आचरण, कार्यालयीय क्रियाकलाप कर्मचारियों से पूर्णतः एकाग्रता की अपेक्षा करते हैं, बिना इसके कार्यालय में उनका समय परिसीमित ही क्यों न हो। अतः कार्यालय में एक कर्मचारी का आचरण नियमों तथा कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। वे उनके सार्वजनिक आचरण को निजी व्यवहार से अलग करते हैं, चूंकि वे नियम तथा विधान कानून रूप से पहचानते हैं। अतः कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वेबर द्वारा नौकरशाही का राजनीतिक सत्ता के आधुनिक रूप में चित्रांकन नहीं किया गया। इसने दिखाया कि किस प्रकार एक कर्ता अपने कौशल तथा प्रशिक्षण के लिए भी पहचानी जाती है तथा उन्हें जिम्मेदारियों को लागू तथा पूर्ण करने के लिए आवश्यक शक्ति दी जाती है। कानूनी परिसीमता ने उनके कार्यों तथा सत्ता को अनियंत्रित शक्तियों को सीमित कर कर्मचारियों को अपने सेवार्थियों के प्रति जिम्मेदार बनाया, क्योंकि वह कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में पूरा किया जाता था।
तो क्रियाकलाप करिएगा आप। तो शब्दावली है अलगाव क्या होता है? पूंजीवादी समाज में ऐसी प्रक्रियाएं जिनके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति से, अन्य मनुष्य से तथा उनके कार्य तथा उत्पाद से स्वयं को दूर महसूस करता है। ज्ञानोदय के 18वीं शताब्दी की यूरोप का ऐसा समय जब दार्शनिकों ने धार्मिक सिद्धांतों की सर्वमान्यता को एक सिरे से नकार दिया तथा सत्य के लिए कारण को मुख्य माना तथा मनुष्य को उस कारण का एकमात्र निमित्त माना गया। सामाजिक तथ्य क्या? सामाजिक वास्तविकता का एक पक्ष जो आचरण तथा मान्यताओं के सामाजिक प्रतिमान संबंधित है, जो व्यक्ति द्वारा बनाया नहीं गया है परंतु उसके व्यवहार पर दबाव डालता तथा उन्हें प्रभावित करता है। उत्पादन के साधन क्या है? भौतिक उत्पादन एक प्रणाली जो एक लंबे समय तक चलती है। प्रत्येक उत्पादन का साधन अपने उत्पादन के तरीकों, उदाहरण के लिए तकनीकी तथा उत्पादन संगठन के प्रकार तथा उत्पादन से अनेक संबंध, जैसे उदाहरण दासों, सर्फ, तैनिक मजदूर पहचाना जाता है। ऑफिस क्या होता है सभी जानते हैं। नौ अभ्यास क्या है? बौद्धिक ज्ञानोदय किस प्रकार समाजशास्त्र के विकास के लिए आवश्यक है? औद्योगिक क्रांति किस प्रकार समाजशास्त्र के जन्म के लिए उत्तरदायी है? उत्पादन के तरीकों के विभिन्न घटक कौन-कौन से हैं? मार्क्स के अनुसार विभिन्न वर्गों के संघर्ष क्यों है? सामाजिक तथ्य क्या है? हम उन्हें कैसे पहचानें? यांत्रिक और शारीरिक एकता में क्या अंतर है? ये बताएँगे। उदाहरण बताएँगे। नैतिक संहिता तथा सामाजिक एकता को कैसे दर्शाती है? नौकरशाही की बुनियादी विशेषताएँ क्या है? तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।